जैसा कि देखिए आपको पहले लेक्चर में रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक था उसके बारे में हमने आपको समझा दिया था अच्छी तरह से, उसकी डेफिनेशंस बताई थी और आपको संबंध के बारे में जानकारी दी गई, किस तरीके से संबंध होता है और किस तरीके से निकालते हैं, कंडीशंस आपकी क्या होती हैं। आपको कार्तीय गुणन के बारे में बताए थे, ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म के बारे में बताए थे। तो इस तरीके से आपको जानकारी दी गई थी पहले लेक्चर में और उससे संबंधित कुछ मैंने 2 एक्सरसाइज भी आपको कराई थी। आपका ये सेकंड टॉपिक है, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज के यानी कि 2 एक्सरसाइज जो आपको कराई थी उसके आगे का टॉपिक है, यानी तीसरी एक्सरसाइज से, और लेक्चर आपका दूसरा है। इस दूसरे लेक्चर में आपको यहाँ बताया जाएगा कि बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं, यानी द्वि-आधारी संबंध क्या होता है, और दूसरा आपको इसके क्या प्रकार हैं, गुणधर्म क्या हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो रिलेशन होता है किसी समुच्चय ए के लिए, तो A क्रॉस A का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, यानी R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो अब उसी को हम क्या करते हैं कि R में जो अवयव लिखते हैं वो A क्रॉस A के कुछ अवयवों को लिख दिया जाता है जो रिलेशन को वहाँ पर फॉलो करते हैं, यानी कि सेटिस्फाई करते हैं उसकी कंडीशन को, जो रिलेशन उनके बीच में होता है A क्रॉस A में जो संबंध होगा, तो उस तरीके से हम उसी को लिखते हैं, केवल बाकी किसी को हम नहीं लिखते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कह देते हैं। तो उसी के जो अवयव होते हैं किसके, A क्रॉस A के, जो निकल के आए किस में, R में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं, यानी द्वि-आधारी संबंध कहते हैं। अब देखिए जैसा कि इसकी परिभाषा यहाँ पर बता दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि समुच्चय A में कोई संबंध R A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है और इसे A क्रॉस A के अवयवों के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय A के युग्मों के रूप में प्राप्त इस संबंध को ही द्वि-आधारी संबंध कहते हैं। अब यहाँ पर आता है इसका जो पहला गुणधर्म, यानी कि द्वि-आधारी जो आपके संबंध दे रखे हैं उसके गुणधर्म क्या हैं। तो सबसे पहला जो संबंध है वो है आपका सममित संबंध, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। कि देखिए जो x और y में, यानी जो संबंध किस में हो, x और y में हो, यानी जो संबंध x और y में हो, x और y में जो रिलेशन है, और वही हमारा किस में, y और x में हो जाए, y और x में हो जाए, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे, सममित संबंध कहते हैं। तो परिभाषा तो यही रहेगी कि जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो जाए तो इस संबंध को हम सममित रिलेशन यानी सममित संबंध कहते हैं, यानी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब कैसे हो सकता है इस तरीके से, एक उदाहरण हम देखें। जैसा कि आपका एग्जाम्पल है कि 2 रेखाओं में समांतर का संबंध, समांतर का संबंध अर्थात ये है कि ये एक रेखा, एक ये है, दूसरी ये है, तो इसके लिए 2 एलिमेंट के में या 2 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये रेखा इसके समांतर है, यानी इसके समांतर दे रखी है, तो ये भी इसके समांतर होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी यहाँ से, यानी ये इसके समांतर है तो निश्चित रूप से ये इसके समांतर हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है यहाँ पर कि रिलेशन, एक जैसे क्वेश्चन में बताता हूँ एक्सरसाइज का, कि परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध क्या है, की बहन है। संबंध क्या है इसमें, की बहन। तो देखिए जरूरी नहीं है वो बहन हो, वो भाई भी हो सकता है वहाँ पर परिवार में, जरूरी नहीं है कि वहाँ पर एक सिस्टर ही है। तो अतः ये आपका सममित संबंध नहीं है, जो पहला सवाल है आपका एक्सरसाइज 1C का। ठीक है, तो अब दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है समतल, जैसा कि अभी मैंने बताया था समांतर का जो संबंध था, समतल में स्थित 2 रेखाओं में समांतर का संबंध एक सममित संबंध होता है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो ये अभी हमने बता दिया था आपको। तीसरा आता है कि समतल में स्थित 2 आपके त्रिभुज दे रखे हैं और उन त्रिभुजों में सर्वांग सम का संबंध बताना है। तो देखिए सर्वांग सम का जो संबंध होता है वो यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज आपका, यदि पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से दूसरा त्रिभुज भी पहले के सर्वांग सम हो जाएगा। और चौथा जो सवाल आता है वो कुछ इस प्रकार से है कि समरूप संबंध। समरूप का मतलब है यहाँ पर कि एक जैसी आकृति से होता है। तो यदि एक आकृति, यानी अब ऐसे हम बात करें कि कोई 2 सिम ले लीजिए, तो पहली सिम दूसरी के कैसी है, यहाँ पर सिमेट्रिक एक तरह से समरूप है, यानी एक जैसी आकृति बनी हुई है, चाहे भले ही उसकी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो कैसी है, समरूप है। तो ये आपका रिलेशन जो होगा
वो एक क्योंकि पहली दूसरी के समरूप है तो दूसरी पहले के समरूप होगी निश्चित रूप से। तो अब एक पांचवा जो सवाल है, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग। का वर्ग का मतलब ये है कि 2 का वर्ग यदि 4 है तो 4 का वर्ग यहाँ पर 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 5वां है का वर्ग। तो इसका मतलब है कि 2 का वर्ग यदि 4 करते हैं तो 4 का वर्ग भी यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता है, वो 16 हो जाएगा। तो अतः ये आपका रिलेशन एक सममित संबंध नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 2 क्वेश्चन हैं आपके 7th और 8th, उसमें किस तरीके समझाएंगे। जैसे कि a प्लस बी का जो मान दे रखा है वो 25 दे रखा है और ये बताना है कि ये सममित संबंध है या नहीं है। वैसे तो आंसर इसका है, क्यों? क्योंकि ये सपोज दैट a इज इक्वल टू, मैंने सपोज दैट 12 ले लिया और b इज इक्वल टू 13 ले लिया, ठीक है। तो वैल्यू हमारी इतनी रहेंगे क्योंकि हमें जोड़ के हमें कितना होता है ना 25। कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 12 और 13 ही लें, आप कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन उनका योगफल कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो 12 और 13 को हम जोड़ दें तो हम जानते हैं कि 25 हो जाता है। अब एक काम करते हैं कि b को a की जगह लगाते हैं, a को b की जगह लगाते हैं, तो b प्लस a तब भी इतना आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ b का वैल्यू कितना लिया था हमने, वो 13 लिया है, और a का वैल्यू कितना लिया, 12 लिया है, यानी जोड़ दें तब भी हमारा 25 ही होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखा है a और b के लिए, तो एक सममित संबंध को दर्शाता है, सिमेट्रिक रिलेशन को दर्शाता है। जबकि इसके आगे का जो सवाल है वो 8वां, वो एक सममित संबंध को शो नहीं करेगा। यानी 8वां जो सवाल है वो कह रहा है कि 4a प्लस बी का जो मान है वो 25 है, तो ये एक सममित संबंध नहीं है। अब क्यों नहीं है कि a की जगह मैं लगा रहा हूँ 4, ठीक है, और b की जगह लगा रहा हूँ 9। तो देखते हैं यहाँ पर 25 आता है कि नहीं आता है। तो 4 यानी 4 × 4 और प्लस 9, 4 चौके 16 और प्लस आपका ये 9 यानी 25 हो जाएगा। इसका मतलब है ये इसे सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब एक काम करना है, a की जगह पर ये लगा देना है और b की जगह पर ये लगा देना है। तो 4b प्लस a तब भी 25 रहना चाहिए। अब देखते हैं b का मान हमने क्या लगाया था, 9 लगाया था, 4 × 9 और प्लस a की जगह आपका 4 लगाया था, तो यहाँ पर 4 रहेगा। तो ये 9 चौके 36 और प्लस ये 4, यानी ये हो गया आपका 40। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 40 आ रहा है और आना कितना चाहिए था, 25 आना चाहिए, जो इसके किसके बराबर नहीं है, 25 के। अतः ये जो समीकरण है इसमें a और b में सममित संबंध नहीं है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसके आगे की जो बात आती है, जो प्रकार आता है गुणधर्म में, उसे कहते हैं हम स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, अब ये इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली क्या होता है यहाँ पर स्वयं के लिए। तो लेकिन एक चीज़ बता दें, सममित संबंध के लिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चंस भी हो गए और उसकी डेफिनेशंस भी हो गई, लेकिन फिर भी हो सकता है डाउट ये रहा हो कि बेसिक व्यवहारिक रूप में इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से बता सकते हैं सममित संबंध के लिए। जैसे हम बात करें, यदि मान के चलिए मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री मुझे जाने, ठीक है। तो इस तरीके से ये संबंध आपका सममित संबंध नहीं हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है, यदि मैं किसी को जानता हूँ या जो मेरा रिलेशन है किसी से, तो वही उसका मुझसे हो जाए, तो इस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, सममित संबंध, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अर्थात यदि मैं किसी को जानता हूँ वो भी मुझे जानना चाहिए, तो यही संबंध आपका क्या कहलाता है, सममित कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो ये आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो।
तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब किस तरीके से देखते हैं, दूसरे रूप में से लिखें, यानी x a को बिलोंग करता है तो इसके लिए क्या है कि वो x r x कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे स्वयं, जैसे अब शीशे में या देखेंगे तो आप अपने को ही देख पाएंगे उसमें, या आप अपने को देख लेंगे तो उसमें शीशे में जब नज़र आएंगे तो आप स्वयं नज़र आएंगे। ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा नज़र आ जाए उसमें, ये नहीं हो सकता। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध, यानी खुद में खुद को जानना ही आपका क्या है, एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो मैं एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस को बता दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दे रखा है कि a + b = 9, ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज आपकी दे रखी है, वो भी 1D एक्सरसाइज है। और उसमें आप देख रहे हैं a + b का वैल्यू 9 है, तो एक काम करना है, b की जगह पर भी पहले तो a लगा देना है, या फिर a की जगह b लगा देना, कोई हमें दो में से एक बना लेना होता है, यानी एक ही तत्व की बात चल रही है। तो a + a हो जाएगा, तो क्या 9 के बराबर हो सकता है पूर्णांकों के लिए? देख यहाँ पर पूर्णांक बात जोड़ दी है इसलिए, यानी कहा है कि समीकरण में पूर्णांकों के लिए a + b = 9, तो क्या ये एक स्वतुल्य संबंध है? तो देखते हैं, पहले तो b की जगह a लगाना पड़ेगा, ये हो गया 2a, 2a = 9 हो नहीं सकता, यानी a का वैल्यू पूर्णांक नहीं निकल के आएगा, यानी 9/2 का मतलब है 4.5, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर आता है संबंधों के लिए, पूर्णांकों के लिए संबंध का घन, संबंधों के लिए आपके दे रखे हैं का घन, पूर्णांकों के लिए बात करी गई है। का घन का मतलब है कि 2 का घन हम करेंगे तो वो 8 निकल के आ जाता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेकिन इसका जो 2 का घन जो किया हमने, तो वो, लेकिन ये तो 8 आ रहा है, वो इतने के बराबर नहीं आ रहा है, कितने के बराबर? 2 के बराबर, यानी 2 का घन करने से भी ये संख्या वही लौट के आ जाए। तो जैसे कि 1 का घन तो कर देंगे तो वो 1 आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है इसका भी यही आ जाए लौट के। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आपका जो दूसरा दे रखा है इसमें जो क्वेश्चन है, वो आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन सा होगा ये भी बता दें। जैसे देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन जो बता रहे हैं, तीसरा और चौथा में भी वो वाले हो सकते हैं, तो देखिए किस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो वो क्या है, समतल में स्थित रेखाओं में समांतर का संबंध। यदि रेखाएं इस तरीके दे रखी हैं, सभी कितनी भी रेखाएं दे रखी हैं, वो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, तो ये पहले तो बात ये है, ये खुद के भी समांतर है, यानी कोई भी रेखा यदि किसी रेखा के समांतर होती है तो उससे पहले वो स्वयं के समांतर भी होती है, यानी खुद के समांतर भी वो रेखा होती है। तो इसका मतलब है, तो समतल में स्थित रेखाओं में समांतर का जो संबंध होता है वो एक स्वतुल्य संबंध भी होता है। यानी कि यहाँ तक हम बात करें तो ये देखिए सममित भी है और क्या है, यानी कि स्वतुल्य भी है, यानी रिफ्लेक्सिव, यानी सिमेट्रिक भी है, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, दोनों रिलेशन को शो कर रहा है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट अगला आता है समरूप का संबंध। तो समरूप का संबंध भी आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि ये इसके समरूप है, एक ये आकृति, तो पहले तो ये खुद के भी समरूप है, अर्थात यहाँ पर जो खुद के समरूप जो होगी, तो ये जो रिलेशन आपका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो उन्हें आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज के लिए, तो वो क्या है आपका संक्रमक संबंध, जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, संक्रमक, थर्ड आपका रिलेशन आता है, उसे कहते हैं संक्रमक। संक्रमक, ये संक्रमण नहीं है यहाँ पर, संक्रमक। ठीक है, संक्रमक संबंध, संक्रमण में और संक्रमक में बहुत अंतर होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन बेसिकली क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि यदि जो x और y में संबंध है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, जो संबंध x और y में है तथा y और z में है,
और यदि वही रिलेशन एक्स और जेड में हो जाए, जहाँ एक्स वाई जेड आपके आर को बिलोंग करते हैं, यानी जो संबंध एक्स और वाई में है वो संबंध वाई तथा वही संबंध वाई और जेड में है, और यदि वही रिलेशन एक्स और जेड में हो जाए तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि आपका संक्रमक संबंध कहेंगे। ठीक है। तो अब बात आती है ये किस तरीके से, जैसे यदि मान के चलिए कि देखा जाए कि मैं यदि किसी व्यक्ति को जानता हूँ सपोज दैट, और वो व्यक्ति किसी थर्ड व्यक्ति को जानता है, यहाँ पर हो सकता है किसी जैसे कोई काम की बात आती है तब जो ऐसा देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो, तो वो कहेगा कि हाँ उस व्यक्ति को हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें यानी कि तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी अन्य को जानते हो। अब यदि यही रिलेशन हमारा जानने वाला जो संबंध हमें आपस में है, हमारा तुम आपसे है, आपका किसी और से है, यदि वही रिलेशन हमारा डायरेक्ट उससे हो जाए, उस थर्ड पर्सन से, तो ये जो रिलेशन कहलाता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रमक संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए संक्रमक संबंध जो जैसा कि परिभाषा आपको बताई गई है, अब इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो किस तरीके दिए जाएंगे 1E एक्सरसाइज में, तो वहाँ संबंध आपके दे रखे हैं कि देखिए कि जैसे कि ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है, ठीक है, ये जो बताना है क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो इसका उत्तर यहाँ मिलेगा कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ए बी को विभाजित करता है तथा बी ए को, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी को विभाजित करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित कर रहा है, और बी मान के चलिए, थोड़ा सा इसमें कुछ पूर्ण क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा ए बी को विभाजित करता है और बी सी को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी सी को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है ए आपका डायरेक्ट सी को विभाजित करेगा, तो अतः ये आपका एक क्या कहलाएगा, संक्रमक संबंध कहलाएगा। अब ये यहाँ पर आता है रेखाओं में समांतर का संबंध। तो समांतर का संबंध देखिए, जैसा कि अभी पीछे भी हम बता चुके थे, उसको इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, एक रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, यानी ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये डायरेक्ट इसके समांतर रेखा कहलाएगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक संक्रमक संबंध कहलाएगा। ठीक है, यानी x का मान हमने कहा y के बराबर है, y का मान हमने कहा z के बराबर है, तो y का वैल्यू x है, यहाँ लगा देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इसका मतलब है बराबर का संबंध भी आपका क्या कहलाता है, एक संक्रमक संबंध कहलाता है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि x y से प्रेम करता है और y z से प्रेम करता है, जहाँ के x y z पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चयों में समुच्चय में अवयव है। यानी यहाँ पर पृथ्वी की बात चल रही है, कोई इंसान मान के चलिए कि किसी को किसी से लगाव है, किसी को किसी से लगाव है, तो ये बताना है यहाँ पर कि x y से प्रेम करता है, y z से। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये बात है कि ये जो रिलेशन है वो संक्रमक नहीं हो सकता। रीज़न इसका ये है कि मान के चलिए मुझे किसी से लगाव है, ठीक है, सेकंड पर्सन के किसी अन्य से लगाव है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस सेकंड पर्सन को भी लगाव किसी से हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हुए, इसके बाद आपका आता है जिसे हम कहते हैं एंटीसिमेट्रिक, यानी प्रतिसम्मित संबंध। एंटीसिमेट्रिक, सममित संबंध, तो इसे एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या है,
मान के चलिए x का संबंध y से है, ठीक है, और y का संबंध x से है, तो इन दोनों कंडीशन से क्या निकल के आए कि a बराबर या x बराबर y निकल के आ जाए, यानी x बराबर y हो जाए। यानी x का संबंध y से जो है वही संबंध y का x से भी है। तो इस कंडीशन से क्या निकल के आए कि x और y कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, वो 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से होंगे, कौन से संबंध उसमें प्रतिसंबित हैं और कौन से नहीं हैं, ये हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए जैसा कि आपका धन पूर्णांकों में समानता का संबंध, यानी x का मान ठीक है y के बराबर है और y का मान x के बराबर है, यानी समानता का संबंध तो यही होगा। तो निश्चित ही आपका x बराबर y पहले लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये बराबर होगा ही होगा। ये समानता का संबंध आपका एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता है। दूसरा आपका है धन पूर्णांकों में कि x इज़ लेस देन इक्वल y दे रखा है, यानी कि लेस देन इक्वल कंडीशन है, और y का मान भी आपका क्या है, लेस देन इक्वल x है। यानी 2 कंडीशन आपके पास ऑलरेडी पहले से होनी चाहिए, यानी कि प्रतिसंबित संबंध में x का मान y से छोटा है या उसके बराबर है, y का मान क्या है, x से छोटा है या उसके बराबर है। तो निश्चित रूप से x और y आपस में कैसे हो जाएंगे, यहाँ से बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये संबंध भी आपका कैसा एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। जबकि नेक्स्ट अगला वाला पूर्णांकों में जो संबंध है a और b, जो इस बात से परिभाषित है कि a और b दोनों अभाज्य संख्या हैं, यानी a और b ये दोनों कैसी हैं, इसमें a और b अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये बताना है कि ये आपका संबंध एक एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है। जैसे 2 और 3, ठीक है, ये आपका एक रिलेशन है और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं इसमें। तो 3r2 ये भी ठीक है, ये भी देखिए दोनों अभाज्य संख्या हैं, ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं मान लिया, लेकिन 3 और 2 बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों आप हमें मतलब यहाँ पर क्या था, डेफिनेशन क्या थी कि जो रिलेशन 2 और 3 में है, ठीक है, कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, वही संबंध आपका 3 और 2 में है, वो भी अभाज्य संख्या है। लेकिन वहाँ से क्या निकल के आना चाहिए कि 3 और 2 यानी 2 और 3 आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो बराबर यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है यहाँ पर वो आपका एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। इसके बाद जो बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बाद, वो आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि आपका तत्समक संबंध। तो देखिए तत्समक संबंध के लिए बात करें हम, यानी कि तत्समक संबंध, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, वो ध्यान दे लीजिए। यदि संबंध आपका ए में संबंध आर इस प्रकार है कि x, y बिलोंग टू ए के लिए x और y, यदि x बराबर y, यानी कोई रिलेशन है x और y में और वहाँ से x और y बराबर आते हैं, दैट मीन्स यहाँ से ये अर्थात के लिए है, दैट इज़ कहते हैं इसे कि x, y बिलोंग टू r इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आ जाए कि x बराबर y। तो ये आपका r जो कैसा कहलाता है, तत्सम r जो आपका कहलाएगा इस समय, वो तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा a में। और इस संबंध को हम किससे लिखते हैं शॉर्ट में, आई ए से, सफिक्स में ये आपका लगा देते हैं, आई ए से निरूपित किया जाता है। आई ए बराबर क्या हो जाता है कि x, y बिलोंग टू x, y सच दैट x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू a और तथा x बराबर y। ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल लेके चलें कि a बराबर मान के चलिए लिखा है 1 2 3। अब यहाँ पर आप जानते हैं a क्रॉस a निकालने का तरीका आप जानते हैं। a क्रॉस a जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, इस तरीके से निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो जैसे ये निकल के आएगा यहाँ से,
तो इसमें आई ए वाले यानी बराबर बराबर वाले, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये जो कहलाएगा आर या आई ए के जो एलिमेंट्स कहलाएंगे आइडेंटिटी रिलेशन के, वो क्या कहलाएंगे 1 1 2 2 और 3 3। तो ये जो आपके क्या कहलाएंगे तत्समक संबंध कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके ए में तत्समक संबंध कहलाता है। परंतु यदि इसमें से मान के चलिए एक बीच में से इसे हटा दें, हम सपोज इसे न लिखें, मान के चलिए इस केवल इन दोनों को लिख दें, तो ये आपका एक तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने इसको नहीं लिया है, इंक्लूड नहीं किया है। हमें यहाँ पर जब इंक्लूड कर देंगे 2,2 को, तभी आपका तत्समक संबंध कहलाएगा। जितने भी पॉसिबल होते हैं जो बराबर बराबर दोनों आते हैं, उन सबको वहाँ पर लिखना होता है, तभी वो आपका तत्समक संबंध कहलाता है। तो इस तरीके से तो आपका ये रहा जो आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो आपका आता है जिसको कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इंग्लिश में उसको इक्विवेलेंसी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंसी रिलेशन होता क्या है? तो देखिए तुल्यता संबंध के लिए, तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध में देखेंगे यहाँ इक्विवेलेंसी रिलेशन, इक्विवेलेंसी रिलेशन, तो ये कौन सा होता है? नंबर 1, एक ऐसा रिलेशन। देखिए अब तक हम जितने हम पढ़े हुए हैं, जितने भी रिलेशन के जो टाइप हमने पढ़े, उनमें से अब कुछ कंडीशंस हैं। अभी हमने कुल मिला के 5 पढ़े हैं। नंबर 1 हमने सममित पढ़ा था, सिमेट्रिक, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा आपका ट्रांजिटिव, और चौथा आपका जो एंटी सिमेट्रिक, और 5वां आपका जो अभी बताया था आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तत्समक। तो इस तरीके से हमने 5 पढ़े हैं। उन 5 में से हमारे 3 कंडीशन को फॉलो करने वाला रिलेशन, यानी 3 को एक साथ मिला दें। जैसे नंबर 1, यदि कोई संबंध सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, यानी यदि कोई भी रिलेशन इन 3 रिलेशन को एक साथ फॉलो करता है, तो उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं? तत्समक संबंध, यानी कि उस संबंध को हम इक्विवेलेंसी रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहते हैं। तो नंबर 1 सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक हो। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। नंबर 3 ट्रांजिटिव होना चाहिए। यानी कि इन 3 कंडीशन को फॉलो करने वाला, यानी कि दोज रिलेशन which satisfy या which follow the 3 relation या which have the symmetric, reflexive and transitive, then it is called the equivalency relation। तो यहाँ पर बात आती है कि ट्रांजिटिव रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी आएंगे एक्सरसाइज में, या क्वेश्चंस भी आएंगे, वो किस टाइप से रह सकते हैं, तो वो देखते हैं हम जो है यहाँ पर एक्सरसाइज में। तो तुल्यता संबंध इन तीनों को फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब जैसे यहाँ बात आती है, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब मान के चलिए 1 2 3 4 ये आपका एक समुच्चय दे रखा है, और वहाँ से आपको रिलेशन आर का वैल्यू दे रखा है। वो क्या दे रखा है? वो है आपका 1 2 दे रखा है, 2 2 2 दे रखा है, 1 1 दे रखा है, 4 4 1 3 और 3 3 और 3 2 ये दिया गया है। तो ये बताना है कि ये जो क्या क्या है, इसमें क्या कंडीशन दे रखी हैं। सही उत्तर आपको चुनना है कि इसमें से क्या है। आर स्वतुल्य तथा सिमेट्रिक है किंतु संक्रामक नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, पहला वाला ऑप्शन। या फिर दूसरा आपको बताना है ऑप्शन कि आर यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा है आपका आर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है। तो इनमें से आपको छांट के बताना है ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपका समुच्चय जैसा कि हमने दिखाया गया ऊपर जो है, तो इसमें बात आती है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, तो आर एक स्वतुल्य तो है। देखिए 1 1 2 2
तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 है इसमें, तो 2 1 नहीं है। ऐसे 1 3 है इसमें, तो 3 1 नहीं है। इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन देखते हैं, ट्रांजिटिव। 1 2 है, ठीक है, और 2 2 है, ये कंडीशन नहीं बनेगी। यानी कि इसमें देखा जाए, जैसे सपोज दैट कि 1 3 है इसमें और 3 2, हाँ जैसे 1 3 है, ठीक है, और 3 2 है, तो डायरेक्ट 1 2 हो, 1 2 इसमें है। इसका मतलब है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव तो है। देखिए 1 3 है हमारे पास, 3 2 है हमारे पास, तो इसको हटा के डायरेक्ट 1 2 में रिलेशन आ जाए, यानी एक्स का वाई में संबंध है, वाई के जेड में है, तो एक्स का डायरेक्ट जेड में है, तो 1 2 इसमें ऑलरेडी पहले से है, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है, यानी कि संक्रमक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्या निकल के नहीं आया है, सिमेट्रिक नहीं आया है, ये दोनों निकल के आए हैं, यानी कि स्वतुल्य है और ट्रांजिटिव है। तो इसका उत्तर बहुत आसान तरीके से मिल गया, हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है इसमें जो बता दिया गया है। तो इस तरीके देखा जाए यहाँ पर, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, या फिर जो ऑप्शन जो पूछे थे इस सवाल में उस तरीके से निकल के आ गए। तो ऐसे ही कई क्वेश्चंस इसमें एक्सरसाइज में आपके दिए गए हैं, तो इसमें बाकी क्वेश्चंस को आप जो है करके देखेंगे, और जो नहीं आते हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं, वैसे वो आपको जो इंक्लूड किए जाएंगे, बताए जाएंगे नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में या फिर जो अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।